अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो ये 19th लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक दैट इज़ मोसलेस लॉ। ठीक है जी। तो इससे जो है जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने जो है वो एक्सरेज के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने कॉन्टीन्यूस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में पढ़ा था। और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में हमने देखा था कि उसमें जो है वो शार्प पीक्स आती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से होती हैं। यानी कि जब जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी एटम में से किसी इनर्शियल इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है, और उस होल की जो होल जो है वो होता है इट इज़ सिंपली अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उस वैकेंसी को जो है वो फिल करने के लिए जब किसी हायर ऑर्बिट से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी जो है फोटोन एमिट होता है, और उस फोटोन की एनर्जी जो है जितना दोनों एनर्जी लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस है उतने एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी का जो फोटोन है वो एमिट होता है आपके पास। ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। अब जो मोस्ले था, ठीक है जी, उसने भी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो थी वो जनरेट की थी। उसने 1973 के अंदर जो है वो उसने जो है ये देखा कि उसने जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर उसने जो है वो 38 डिफरेंट एलिमेंट्स लिए, और 38 डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर तो उसने जो है वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो थी वो उन्होंने उसने जो है वो से प्रोड्यूस की, और उसकी जो है उसने फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट की। और उसके बाद जो है उसने जो है वो एक जो है वो आपके लिए ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड एलिमेंट नंबर इन द पीरियोडिक टेबल। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो है वो अरेंज हैं। ठीक है। तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है उनका एलिमेंट नंबर है। ठीक है। और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रिक्वेंसी। इसने जब ये ग्राफ प्लॉट किया तो उसने देखा कि इसमें जो है वो एक आप कह लें कि एक स्पेसिफिक जो है वो रिलेशन या रेगुलरिटी जो है वो नज़र आई कि जो ग्राफ है ये जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना। ठीक है जी। और इसमें ये जो ग्राफ है इसमें इसने जो फ्रिक्वेंसी ली थी वो उसने के अल्फ़ा लाइन की जो फ्रिक्वेंसी ली, क्योंकि हमने देख पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि जब ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होती हैं ये के अल्फ़ा के बीटा एजेंसियाँ ही होती हैं, तो के अल्फ़ा लाइन की जो है उसने फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट और जो उनका जो एलिमेंट नंबर है प्रोडक्ट टेबल के अंदर उसके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया तो उसका जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये अगर इसमें स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है कि इनके दरमियान जो है वो क्या रिलेशन है, इन दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशन। आपको पता है ये ग्राफ्स के बारे में आपको पता है कि जब ये स्ट्रेट लाइन आता है तो इट शोज द लीनियर रिलेशन टू अंडर रूट एफ, और ये जो एलिमेंट नंबर है इसमें जो है वो ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ठीक है। जिसका मतलब है कि इनमें जो है वो स्पेसिफिक जो है वो रिलेशन है एक बिटवीन द फ्रिक्वेंसी एंड द एटॉमिक नंबर जो है। ठीक है जी। तो उसने जो है ये यहाँ से जो है ये कंक्लूड किया मोस्टली ने कि वी हैव हियर अ प्रूफ दैट देयर इज़ in the atom a fundamental quantity which increases by regular steps as we pass from one element to the next। ठीक है जी। कि जैसे ही हम जो है वो एलिमेंट्स एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जाते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाते हैं, तो किसी भी एटम के अंदर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि रेगुलरली जो है वो इंक्रीज़ करती है आपके पास, और ये जो क्वांटिटी है दैट कैन ओनली विद द चार्ज ऑन द सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है जी। और ये जो है ये सेंट्रल न्यूक्लियस का चार्ज होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी थी इस वजह से जो है जो है आप कह लें कि जो एलिमेंट्स थे, ठीक है जी, एलिमेंट्स जो पहले यानी कि मोस्टली के एक्सपेरिमेंट से पहले जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक है जी। उसके बाद जो है जब उन्होंने ये एलिमेंट के नंबर के हिसाब से देखा तो फिर उन्होंने जो है वो इसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से जो है वो अरेंज किया, और आज तक भी अगर हम देखें तो ये एटॉमिक नंबर के लिहाज से ही जो एलिमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट टेबल में जो है वो अरेंज है। इसका मतलब है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है किसी भी एलिमेंट का, वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। उससे हम किसी भी एलिमेंट का जो है वो पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो हर एलिमेंट है उसके लिए जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आएंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की पीक्स आएंगी वो एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के ऊपर आएंगी। तो अगर हमारे पास किसी अननोन जो एलिमेंट है अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम है तो हम उससे पता लगा सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी हमें फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ्ला एलिमेंट आपके पास। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है एक्सरे स्पेक्ट्रम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है जी। ये एज अ कह लें कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिग्नेचर है। ठीक है जी। जैसे ये लिखा ना आपके पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिग्नेचर।
ठीक है जी, ये एलिमेंट्स का है आपके पास, यानी कि हर कोई भी जो एलिमेंट है उसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है जी, तो इस तरह जो है हम अगर हमारे पास कोई अननोन एलिमेंट है, अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम जो है वो फाइंड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि हर एक का जो है ये डिफरेंट आएगा आपके पास। अच्छा जी, इसी तरह जो है अगर हम बोहर थ्योरी को जो है वो यूज़ करते हुए जो है ये इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करें तो ये इसका फार्मूला आता है 3 me e⁻⁴ 32 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब ये होल स्क्वायर रूट 1/2 z माइनस b जो है। ठीक है जी, इसमें अगर हम देखें तो ये जिसमें जो b है दैट इज़ कांस्टेंट और ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी आ रही है आपके पास, ठीक है, जिसके रूट में ये आपके पास कांस्टेंट है और इसको हम a से अगर हम रिप्लेस कर दें, ठीक है जी, तो ये आ जाएगा az और ये a माइनस ए बी आ जाएगा आपके पास। जी, वेयर a इज़ द इंडिकेटेड कांस्टेंट और b जो है ये भी कांस्टेंट और इसकी वैल्यू जो है वो नियरली 1 के इक्वल आती है इफ़ वी टॉक अबाउट द हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो ये जो है ये मोसलेस लॉ है और मोसले लॉ जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस और इसने जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनके जो है उनसे एक्सरेस प्रोड्यूस करवाई और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम आया उसमें के अल्फा लाइन जो है उसकी फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट और जो पीरियोडिक टेबल में उसका नंबर है उसके अगेंस्ट उसने जो है वो जब प्लॉट किया तो दैट वाज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, जिसके बाद जो है इसी से रिलेटेड जो है कुछ एक्सपेरिमेंट आपके पास कुछ ये आपके पास सैम्पल प्रॉब्लम्स है। पहला है कि ये कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ए इन द इक्वेशन 4, ये जो पीछे इक्वेशन थी जिसमें ए था इसमें आपने ये कैलकुलेट करनी है एंड कंपेयर इट विद द मेजर्ड स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन फिगर 4। तो ये आपके पास फिगर है, ये पीछे भी फिगर दी हुई है इसी की, उसी तरह जो है ये कोर फिगर है। ठीक है जी, इसमें जो है इसके स्लोप से भी आप जो है वो ए की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करें और इसी तरह जो है वो इक्वेशन से करें। इक्वेशन से करेंगे तो ये जो पीछे इक्वेशन है इसमें ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है दैट इज़ ए, तो अगर हम देखें तो ये आपके पास क्वांटिटी बनेगी। ठीक है जी, ये ए का फार्मूला है, इसमें अगर आप देखें ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, एम ई भी कांस्टेंट है, ई ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.95 इंटू 10⁻⁷ जो है ये हर्ट्स स्क्वायर रूट आ जाएगा आपका, हर्ट्स पावर 1/2 क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ना आपके पास वैल्यू। इसी तरह जो है अगर आप ये इधर से देखें तो ये जो है ये आपके पास ट्रायंगल बनेगी आपके पास। ठीक है जी, ये वाली ये एच जी जे, ठीक है जी, ये एच जी जे आपके पास जो है ये आएगी आपके पास। तो यहाँ से जो है अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें तो ये आ जाएगा जी जे ओवर एच जी। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी जे ओवर एच जी आपके पास आएगा। ठीक है, और यहाँ से ये स्लोप आपको पता ना कि स्लोप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये डेल्टा एक्स आएगा, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है तकरीबन आप कह लें कि 11 है और इधर जो है इसकी वैल्यू 40 है तो ये 40-11 आ जाएगा। और ये इधर देखें तो ये 2 के करीब है, ये 1.94 है टू बी एग्जैक्ट और अलॉन्ग इधर जो है 0.5 है तो ये 1.44 आ जाएगा। ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 4.96 इंटू 10⁻⁷ पर आएगा। इसका मतलब है कि ये जो आप कह लें कि इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये जो मोसलेस लॉ है, ठीक है जी, ये आप कह लें कि इसकी रिलायबिलिटी को भी जो है शो करता है कि आपके पास जो बोर्स थ्योरी जो है इसकी जो है उससे जब हमने इसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो फाइंड किया इसके लिए उसके लिए उससे कैलकुलेटेड ए की वैल्यू और ये जो ग्राफ है विच हैज़ कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स परफॉर्म बाय द मोसले, तो वो भी जो है दोनों के दोनों सेम है। इसी तरह जो है वो एक और एग्जांपल आपके पास कि a cobalt target is bombarded with electrons and the wavelength of its characteristic X-ray spectrum are measured. ठीक है, the second fainter characteristic X-ray spectrum is also found because of impurity in the target. The wavelength of the K alpha line are 178.9 picometer cobalt एंड इम्प्योरिटी जो है उसके लिए जो के अल्फ़ा की लाइन है दैट इज़ 143.5, यानी कि वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है वैसे तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम है उसमें तो 2 ही आनी चाहिए, के अल्फ़ा और के बीटा की, लेकिन इसमें जो है वो एक सेकेंडरी स्पेक्ट्रम भी आ रहा है आपके पास। ठीक है जी, और उसके लिए जो कोबाल्ट के लिए जो लाइन आ रही है कि के अल्फ़ा की दैट इज़ 178.9 और सेकेंडरी जो लाइन आ रही है जो कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी है दैट इज़ 143.5 पिकोमीटर। तो आपने जो है वो ये कैलकुलेट करना कि व्हाट इज़ द इम्प्योरिटी, यानी कि वो जो इम्प्योरिटी है वो किस एलिमेंट की इम्प्योरिटी है। ठीक है जी, उसके लिए जो है वो पहले हम सिंपली जो है वो यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ये जो हमने पीछे यूज़ किया है, ये अंडर रूट ए इक्वल टू ए जी माइनस ए बी।
ठीक है जी। ये बी की जगह जो है वो इसकी, जिसको आप ए कह लें, ये आपके पास ए है, जी माइनस इसको 1 कह लें, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो सा ये आ जाएगा आपके पास, ये उसी तरह जो है वो ये जो है अंडर रूट एफ, ये जो अंडर रूट एफ है ना, एफ जो है वो सी ओवर लैम्डा के इक्वल होता है आपके पास, आपको पता है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी जो है इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। तो ये पहले हम कोबाल्ट के लिए लिख रहे हैं, तो ये सी ओ आ जाएगा, सी ओ मीन्स द वेवलेंथ ऑफ द कोबाल्ट, ये आ जाएगा ए जेड सी ओ। ये देखें ना, ये जो ये आपके पास इस फॉर्मूला से है, ये आ जाएगा ए जी, ये ए जी माइनस ए, ठीक है जी। ये बी जो है, क्योंकि हमने कहा कि बी नियरली 1 के इक्वल है, तो ये सिंपल ए आ जाएगा, ए जी माइनस ए। तो ये वही जो है ये आपके पास आया हुआ है, ए जी माइनस ए, ठीक है। तो ये जो जी सी ओ का मतलब है कि दैट इज़ जेड फॉर द कोबाल्ट। इसी तरह जो दूसरा है जो अननोन है, उसको आप कह दें, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है सी ओवर लैम्डा एक्स। ये लैम्डा एक्स का मतलब है कि ये अननोन है आपके पास, ए जी एक्स वही जो भी अननोन है, ये उसका एटॉमिक नंबर होगा माइनस ए, ठीक है जी। ये आपके पास कोबाल्ट के लिए आ गया और ये वो उस इम्प्योरिटी के लिए आ गया, ठीक है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें, ठीक है जी, तो डिवाइडिंग इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा, आपके पास जो है ये जब आप लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, तो जब आप दोनों को करें डिवाइड, इसको ऊपर रख लें, इसको नीचे रख लें, क्योंकि हमने ये जी एक्स फाइंड करा है ना, जी एक्स यानी कि एटॉमिक नंबर जो है, ये सी एटॉमिक नंबर को फाइंड करता है, एटॉमिक नंबर हमने फाइंड करना है इम्प्योरिटी का सी एक्स, तो इसको ऊपर रखें, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है जी। तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ए है ना, तो ए कॉमन आ जाएगा आपके पास, यानी कि ये आपके पास एक तरह से बन जाएगा जो है, अगर मैं इसको ये करूँ तो ये बनेगा ए इंटू जी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये ए इंटू जी माइनस 1 आ जाएगा, इसमें से भी ए इंटू जी एक्स माइनस 1 आ जाएगा, तो ए डिवाइडेड बाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी एक्स माइनस 1 और जी सी ओ माइनस 1 आ जाएगा। तो लैम्डा सी ओ जो कोबाल्ट की है उसने दी भी है वेवलेंथ जो कि अल्फा लाइन की, दैट इज़ 178.9 पिकोमीटर, और जो इम्प्योरिटी की वाली आ रही है वो 143.5 है, ठीक है जी। जेड एक्स जो है ये हमने नोन का -1, ठीक है जी। और जो है जेड सी ओ जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर 27 होता है -1। तो इसको जब आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास जो है जो जी एक्स है इसकी वैल्यू आपके पास 30 आती है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल से देखें तो ये जो 30 है दैट इज़ द एटॉमिक नंबर फॉर जिंक। तो इससे जो है ये पता चलता है कि यानी कि यही जो मोशनलेस लॉ है इसका जो फार्मूला है वो यूज़ करते हुए हम जो है वो अननोन एलिमेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ वी नो इट्स स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। तो यहाँ से जो है यहाँ से पता चल गया कि इसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो इसका मतलब है कि ये जो कोबाल्ट का टारगेट है इसमें जो इम्प्योरिटी आ रही है दैट इम्प्योरिटी इज़ ऑफ जिंक।